वेलकम बैक अगेन टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ का एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स देखी थी, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू लूप सीखा था। अभी तक हमारे इस सीरीज़ में टोटल 8 वीडियोज़ आ चुके हैं। अभी तक फ्रेंड्स हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग कोई पर्टिकुलर टाइप की IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग नोटपैड से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग फंक्शंस इन जावा देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एक्चुअली में डीप डाइव करेंगे जावा के मेन कॉन्सेप्ट्स की तरफ। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत डीपली जानेंगे। मैं चाहता था कि आप लोग प्रोग्राम के कुछ बेसिक चीज़ों को पहले से जान लो, आप लोगों का एक ओवरऑल बेसिक नॉलेज हो जाए, प्रोग्राम रन कैसे होता है, कंपाइल कैसे होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, जावा क्या है। आप ओवरऑल जब इससे थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ तब हम लोग एक मेन लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे जो कि होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम लोग आगे चल के जो लेक्चर नंबर 10 होगा हमारा, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, लेक्चर नंबर 10 में हम लोग मेन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे ऊप्स क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन क्यों लिखते हैं हम लोग, ये पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है। ऐसे ही हम लोग आगे चल के प्राइवेट देखेंगे, प्रोटेक्टेड देखेंगे, डिफ़ॉल्ट देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट्स को बनाना सीखेंगे, क्लासेस का ज़रूरत क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या पिलर्स हैं, हम लोग ये सब कुछ जानेंगे। वो हम लोग लेक्चर नंबर 10 से सीखेंगे और उसी के बाद से हम लोग IDE का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। IDE से हमारा प्रोग्रामिंग और इजी हो जाता है। जब भी हम लोग कोई पर्टिकुलर टाइप का कीवर्ड लिखते हैं तो वो हमें बहुत तरह की हिंट्स देता है। जब भी हम लोग कोडिंग करते वक्त कुछ गलती करते हैं तो वो बता देता है। तो इस तरह से हमारा कोडिंग थोड़ा और इजी हो जाता है। पर अभी तक हम लोग नोटपैड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे ताकि हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से जाने एक प्रोग्राम कैसे एक फ़ाइल में, एक फ़ोल्डर में स्टोर करके रखा जाता है, कैसे उसे चलाया जाता है। जैसे अभी हम लोग कंपाइल करने के लिए जावा C का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसे कंपाइल करते हैं। सिमिलरली रन करने के लिए जावा वाली exe को चलाते हैं CMD से, है ना। तो ये सब का IDE में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। IDE में जस्ट प्ले एंड पॉज बटन की तरह रहेगा जिससे हम लोग चला देंगे। तो ये सब बेसिक जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस तरह का एक अप्रोच लिया था और इसलिए मैंने एक बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ऊप्स को लाके खड़ा नहीं कर दिया, पहले आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल किया। तो आप लेक्चर नंबर 9 को अच्छे से देखो, फंक्शंस को जान लो। इन फंक्शंस के बारे में हम लोग और डीपली जानेंगे जब हम लोग बहुत अच्छे से ऊप्स में घुस जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आज हम लोग ओवरऑल बेसिक फंक्शंस क्या होता है वो जानते हैं लेक्चर नंबर 9 में, और लेक्चर नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग फिर लेक्चर नंबर 10 को देखेंगे। तो आज का लेक्चर जो लेक्चर नंबर 9 है वो किस चीज़ के ऊपर है, तो फंक्शंस इन जावा के ऊपर है। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन या फिर मेथड जो जावा में है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब क्या, कुछ लाइन्स ऑफ कोड है दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब उस ब्लॉक ऑफ कोड में हम लोग कुछ लॉजिक लिख देते हैं जो कुछ तरह का काम करता है। अब क्या काम कर सकता है, एक बेसिक सही लॉजिक समझ लो, 2 नंबर को ऐड ही करता है। एंड कैन बी रीयूज्ड मल्टी टाइम्स। अब कैन बी रीयूज्ड मल्टी टाइम्स का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई बहुत बड़ा सा प्रोग्राम है, समझ लो हमारा 1000 लाइन ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। अब हमने 1000 लाइन ऑफ कोड लिख रखा है उस प्रोग्राम में, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि 1000 लाइन में 5 लाइन ऐसा था जो 2 नंबर को ऐड करने का लॉजिक लिखा हुआ था। अब यही 5 लाइन मुझे बार बार बहुत जगह यूज़ करना है। मान लो कुछ लॉजिक लिखता हूँ, फिर वही 5 लाइन रिपीट करता हूँ, फिर कुछ लॉजिक लिखता हूँ, फिर वो 5 लाइन रिपीट होता है, कुछ लॉजिक लिखता हूँ, फिर वो 5 लाइन रिपीट होता है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग फंक्शंस बनाते हैं। क्या करते हैं, उस 5 लाइन को एक छोटे से ब्लॉक में डाल देते हैं और फिर जब भी ज़रूरत होता है उस ब्लॉक को बुला लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा यहाँ बहुत सारा लाइन्स ऑफ कोड है, ऐसे ऐसे करके ऐसे बहुत सारा लाइन्स ऑफ कोड है, ऐसे अनलिमिटेड लाइन्स ऑफ कोड्स है, ठीक है। बट उसमें मेरा ये वाला जो छोटा सा समझ लो ये 3 लाइन है, ये बार बार यूज़ हो रहा है। थोड़े थोड़े देरों के बाद मेरा समझ लो वो 3 लाइन रिपीट हो रहा है, फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ, फिर मेरे को वो 3 लाइन को यूज़ करने का ज़रूरत हुआ, यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 लाइन को उठा के एक अलग ब्लॉक ऑफ कोड में डाल देंगे। उस ब्लॉक ऑफ कोड में हम लोग क्या करेंगे, इस 3 लाइन को डाल देंगे, ठीक है। अब फिर क्या होगा, मैंने उस 3 लाइन को उठा के एक ब्लॉक ऑफ कोड में डाल दिया, यही मेरा फंक्शन बन गया, ठीक है। अब मेरा जितना भी लाइन्स ऑफ कोड है, यहाँ पे मैं जितनी बार भी लाइन्स ऑफ कोड लिखूँ, जब भी मेरे को उस 3 लाइन को यूज़ करने का ज़रूरत पड़ा मैं क्या करूँगा, इसको कॉल कर लूँगा। फिर मैं बाकी लाइन्स ऑफ कोड लिखूँगा, फिर मुझे वही वाले लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ा, इसको कॉल कर लूँगा। फिर मैं कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखूँगा, फिर से उसका ज़रूरत पड़ा तो उसको फिर से कॉल कर लूँगा। तो हम लोग अभी देखेंगे कि फंक्शन के अंदर किसी लाइन ऑफ कोड या लॉजिक को कैसे लिखते हैं, फिर फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। अभी जब हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे तो फिर से हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट बनाने वाला
चीज़ से अभी कंफ्यूज मत होना। अभी बस इतना ध्यान में रख लेना कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाते हैं, एक बार के लिए याद कर लेना बस ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग उस बात को लेके कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी बस ओवरऑल कोशिश करो कि समझो कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो जावा में हमारा 2 तरह का फंक्शंस होता है, ठीक है। जावा में हमारा 2 तरह का फंक्शंस होता है। पहला तो तुम्हारा प्री डिफाइंड फंक्शंस होता है, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो पहले से हमें जो जावा लैंग्वेज है उसने दी है, ठीक है। और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग एक प्री डिफाइंड फंक्शन का एग्जांपल भी देखेंगे, फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी बनाएंगे। प्री डिफाइंड फंक्शन का क्या एग्जांपल है, तो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेरा क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये पहले से मिला है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेरा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अभी हम लोग सीखेंगे अपना बनाया फंक्शन करने, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि फंक्शन किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। एक फंक्शन को बनाते कैसे, एक फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग को मिल ही गया है, जैसे कि यहाँ पे मेन है। तो अभी हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। पहला पार्ट फंक्शन का क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर। सेकेंड पार्ट होता है आपका फंक्शन का क्या, रिटर्न टाइप, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर होता है आपका फंक्शन का नाम, ठीक है, फंक्शन का नेम। फिर आता है सर्कुलर ब्रैकेट्स, और सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर में आता है आपका पैरामीटर्स। ये सब क्या है वो हम लोग एक एक करके जानेंगे, वो टेंशन की बात नहीं है। फिर आता है आपका कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग लिखते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। चलो इसको ऊपर से देखते हैं, ऊपर वाले में। तो यहाँ पे जो मेरा ऊपर वाला ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन ना हो के पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये हमने नहीं बनाया। तो ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जो जावा से मिला है, इसमें आपका ये जो पब्लिक है, ये जो पब्लिक लिखा हुआ है यही एक एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। अभी के लिए आप लोग इतना समझो कि हम लोगों को हर बार एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक ही जानना है। जब हमारे लेक्चर नंबर 10 में हम लोग सीख लेंगे कि क्या होता है ऊप्स का कॉन्सेप्ट, तब हम लोग यहाँ पे अलग अलग एक्सेस स्पेसिफायर लगाकर देखेंगे। फिलहाल के लिए आपका एक्सेस स्पेसिफायर फिक्स्ड है, तो या तो आप एक्सेस स्पेसिफायर दो, एक्सेस स्पेसिफायर आप अभी के लिए फंक्शन में क्या दोगे, आप अभी या तो एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक दे दोगे या फिर आप कुछ मत दो। कुछ मत देने से डिफ़ॉल्ट नाम का एक पब्लिक स्पेसिफायर हर चीज़ में लगा होता है, ठीक है। या तो आप कुछ मत दो या फिर पब्लिक दो, ठीक है। तो अभी के लिए आपका एक्सेस स्पेसिफायर में यही 2 चीज़ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको पब्लिक देना है या फिर कुछ मत दो तो डिफ़ॉल्ट चला जाएगा। और एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, तो यहाँ पे जैसे देखो हमने पब्लिक लिखा है तो एक एक्सेस स्पेसिफायर आ गया। अभी के लिए स्टैटिक को भूल जाओ। फिर आता है आपका ये वॉइड। वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है, ठीक है। रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन क्या रिटर्न करता है, फंक्शन आपका कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या है, वो हो सकता है इंटीजर रिटर्न करे, वो हो सकता है स्ट्रिंग रिटर्न करे, वो हो सकता है डबल रिटर्न करे, वो हो सकता है आपका फ्लोट रिटर्न करे, वो हो सकता है आपका बुलियन रिटर्न करे, और ये भी हो सकता है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे। मतलब ज़रूरी नहीं कि फंक्शन कुछ रिटर्न करे, हो सकता है जो लॉजिक हो उस कोड ब्लॉक में लिखा हो, फंक्शन कुछ रिटर्न ना करे, मतलब कुछ वैल्यू रिटर्न ना करे। तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो वॉइड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। वॉइड मतलब कुछ नहीं कर रहा, रिटर्न, ठीक है, ऐसा। फिर यहाँ पर मेरा अगर ऊपर में देखेंगे तो फंक्शन का नेम क्या है, तो इस प्रोग्राम के ऊपर वाले जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिख रहा है उसमें फंक्शन का नाम क्या है, मेन है। फंक्शन का नाम क्या है, मेन है, फंक्शन का नाम है मेन। और उसके कर्ली ब्रेसेस में आपका पैरामीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। और वो पैरामीटर्स क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है आपका ARGS। पैरामीटर का नाम क्या है, ARGS। अभी ARGS के बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि वो एक एरे है, एरे बाद में सीखेंगे, इतना समझो। मेरा पैरामीटर क्या है, ARGS, और पैरामीटर का टाइप स्ट्रिंग है, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिख रहा है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब इस प्री डिफाइंड फंक्शन में और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में क्या अंतर है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम लोग बनाते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन जावा देता है। अब ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया उसको टुकड़े टुकड़ों में। टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, जिसमें नो रिटर्न टाइप हो, नो पैरामीटर हो, रिटर्न टाइप हो और नो पैरामीटर हो, पैरामीटर हो और रिटर्न टाइप दोनों हो, पैरामीटर हो बट कोई रिटर्न टाइप ना हो, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए मैं आपको इस तरह का फंक्शन दिखाऊंगा जिसमें ना ही रिटर्न टाइप है ना ही पैरामीटर है। चलो, ना ही रिटर्न टाइप है ना ही पैरामीटर है, तो मैंने कैसा फंक्शन बनाया, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। ठीक है, अब देखो मैंने एक्सेस स्पेसिफायर में पब्लिक डाला, अभी आप लोग पब्लिक ही डालोगे। रिटर्न टाइप क्या है, नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो कोई रिटर्न टाइप नहीं है तब क्या लिखते हैं, वॉइड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, फंक्शन का नाम। ये फंक्शन का नाम आपके ऊपर है, जो देना है दो, बस प्री डिफाइंड कीवर्ड्स को फंक्शन मत बना देना। अब आप इंटीजर यहाँ नहीं लिख दोगे या फिर कोई पहले से जावा का प्री डिफाइंड फंक्शंस का नाम मत लिखना, अपना फंक्शन का कुछ नाम लिखो। क्या लिख सकते हो, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय फंक्शन। ठीक है, मैंने एक माय फंक्शन लिखा, उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि मैंने क्या बोला, नो रिटर्न टाइप और नो पैरामीटर। मेरे को यहाँ पैरामीटर नहीं देना है। पैरामीटर क्या होता है, एग्जांपल देखोगे समझ जाओगे, फिलहाल समझो मुझे पैरामीटर नहीं देना है। ठीक है, तो मेरा ये एक छोटा सा फंक्शन बन गया। अब फंक्शन हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि कुछ लाइन्स ऑफ कोड है जो मेरे प्रोग्राम में बार बार यूज़ होंगे, तो उसको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया जो कि फंक्शन है। अब मैं फंक्शन को जब भी कॉल करूँगा उसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखता हूँ। लाइन्स ऑफ कोड क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिलहाल के लिए मैं लिखता हूँ आई एम इनसाइड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद मैं इस फंक्शन में क्या करता हूँ, समझ लो ये फंक्शन का काम है 2 नंबर को ऐड करना। ठीक है, वो 2 नंबर है ए और बी, और उसका सम ये मेरे को प्रिंट करके दे देता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ प्रिंट एल एन लिख देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्लाइड में आ जाए। ठीक है, ये छोटा सा मेरा फंक्शन है। तो इस फंक्शन में एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, पब्लिक है। आप चाहो तो एक्सेस स्पेसिफायर दो या मत दो। ठीक है, फिलहाल आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, पब्लिक लिखोगे तो भी चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड, आपको रिटर्न टाइप देना है। रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, सब कुछ हो सकता है। बट अभी हम लोग जो टाइप ऑफ फंक्शन देख रहे हैं उसमें नो रिटर्न टाइप है, इसलिए यहाँ हमेशा वॉइड लिखाएगा। फिर हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं, मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया है। फिर हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट लगा के उसमें पैरामीटर्स देते हैं, बट मेरा ये फंक्शन नो पैरामीटर टाइप है, इसलिए यहाँ पे मैंने खाली छोड़ा है। फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस में फंक्शन जो काम करेगा वो लिखते हैं। तो चलो मैं इस फंक्शन को उठा के अपने क्लास के अंदर डालता हूँ। मैंने फंक्शन को बना लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैंने आई हैव डिफाइंड द फंक्शन। ठीक है, मैंने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब मुझे इस फंक्शन को बुलाना है कोड में। ठीक है, तो चलो मेरा लाइन्स ऑफ कोड कुछ लिखा हुआ है। चलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। ठीक है, समझ लो मेरा ये कोड में बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ था, ये मैं बार बार हेलो ही लिख देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, यहाँ पे एलन करता हूँ, मैं ये हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने हेलो 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 ये सब लिखा। उसके बाद मुझे अब इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, ये फंक्शन माई फंक्शन को कॉल करना है। तो कोई फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, तो बस ऐसे लिखते हैं फंक्शन को और ये फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन का नाम लिख के मैंने सेमीकोलन लगा दिया तो फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा होगा कि मुझे क्लास के अंदर कुछ भी चीज़ को यूज़ करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाना क्या होता है वो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। याद करो जब हम लोग देख रहे थे आपका इनपुट्स लेने के लिए जावा में, उस समय स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, तब उसके फंक्शंस को यूज़ कर पाए थे। तो उस समय भी मैंने बोला था कि ये लाइन ऑफ कोड को आप लोग बस ऐसे समझ लो कि ऐसे हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू क्लास का नाम। ठीक है, तो अभी मेरा जो क्लास था वो फंक्शंस क्लास था, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और हम लोग ऑब्जेक्ट की मदद से फंक्शन को बुलाते हैं। तो ft.myfunction। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग फंक्शन को बुलाते हैं। अभी आपका मेन फोकस किस चीज़ में होना चाहिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लास क्या होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पब्लिक, स्टैटिक, ये सब क्या है।
अभी मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान दो। तो किस चीज़ पे ध्यान दो कि फंक्शन क्यों लिखते हैं, वाई वी यूज़ फंक्शन, वाई वी यूज़ देम, इस पे ध्यान दो। हाउ वी राइट फंक्शन, इस पे ध्यान दो। टाइप्स ऑफ फंक्शन पे ध्यान दो, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे ध्यान दो। और साथ ही साथ और क्या ध्यान दोगे, साथ में हाउ वी कॉल अ फंक्शन, इस पे ध्यान दो। तो वाई वी यूज़ देम अभी हम लोग देखेंगे। अभी हाउ वी राइट अ फंक्शन, तो ये मैंने बताया इस तरीक़ा से लिखते हैं और उसके मदद से हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा भी, ये पूरा एक फंक्शन लिखा। टाइप्स ऑफ फंक्शन में फ़िलहाल हम लोग पहला ही टाइप देख रहे हैं, नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर। और हाउ वी कॉल अ फंक्शन मैंने दिखाया कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को जो बनाया उसमें डॉट लगा के फंक्शन का नाम से ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो चलो ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ लिख रखा है इसको मैं एक बार के लिए कट करता हूँ। अभी देखो मेरा ये सिंपल सा कोड हो गया। कंट्रोल Z मारता हूँ यार, ये नीचे वाला कट करना था, ये मैंने कट कर दिया। ये देखो मेरा फंक्शन बन गया है ना। ये मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन किया, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा कमेंट्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या करते हैं, क्यों करते हैं, लेक्चर नंबर 10 आ रहा है। फिलहाल के लिए दिस इज़ अ फंक्शन, हेयर वी हैव कॉल्ड द फंक्शन एंड विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस। तो यहाँ पे हमने बनाया है नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर्स। कैसे आप बोलो कि नो पैरामीटर फंक्शन कैसे है, ये कैसे है नो पैरामीटर फंक्शन, क्योंकि ये यहाँ पे ब्लॉक जो है सर्कुलर ब्रैकेट वो खाली है, इस पर आपने कोई पैरामीटर्स नहीं दिया, ठीक है। और नो रिटर्न टाइप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉइड यूज़ किया, ठीक है। चलो अभी देख लो खाली कोड में होता क्या है, इतना जानते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो जावा सी फंक्शंस डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल हो गया। अब जावा फंक्शंस मैं इसे चला देता हूँ। तो देखो यहाँ क्या हुआ, ध्यान से देखना। जब हम लोगों का कमांड ये वाला चला, आई मीन ये वाला प्रोग्राम चला, तो उस समय आपका यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमेशा मैंने बताया था प्रोग्राम घुसता है, मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो उसमें ये लाइन चला, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8, तो हेलो 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 प्रिंट किया। उसके बाद ये लाइन नंबर 10 में गया, इसने ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद इसने ft.my फंक्शन मतलब ये दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल किया, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल किया ft.my फंक्शन में, और इस ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल करते उस ब्लॉक ऑफ कोड में वो घुस गया। और जैसे ही वो मेरा कंट्रोल प्रोग्राम का 15 नंबर लाइन के अंदर वाले ब्लॉक ऑफ कोड में यानी 17, 18, 19 में घुसा, तो लाइन बाय लाइन उसको चलाया। देखो लाइन नंबर 17 को चलाया, फिर इंट a = 10, 20 में यहाँ पे सम करके 30 दे दिया, तो ये दोनों लाइन चला गया। अब आप इसको जितना बार भी कॉल करोगे उतना बार ये होगा। अब मान लो मेरे को फिर से कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखना था, मैं कॉपी करके यहाँ पे उस लाइन्स ऑफ कोड को लिखता हूँ। उसके बाद मेरे को फिर से प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ जाता है कि मैं इस फंक्शन को बुलाऊँ, तो मैं यहाँ पे फिर से इसे कॉल कर दूँगा। फिर मेरे को ज़रूरत पड़ता है कि ये जो लाइन ऑफ कोड था वो मैं लिखूँ, उसके बाद मेरे को फिर से ज़रूरत पड़ देता है कि माई फंक्शन में हमको जल्दी से इस जगह पे सम का ज़रूरत है, तो बस कर लिया। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है, फिर जैसे ही फंक्शन का ज़रूरत पड़ा उसे बुला लिया। फिर कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है, जैसे ही फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड का ज़रूरत पड़ा उसे बुला लिया। फिर कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है, जैसे ही फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड का ज़रूरत पड़ा, एग्जीक्यूट करने का ज़रूरत पड़ा तो बुला लिया। तो मेरे को ये जो लाइन ऑफ कोड था वो बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। अगर मान लो मेरे पास ये फंक्शन नहीं होता, तब मेरे को क्या करना पड़ता, ये जो ft.my फंक्शन बोल रहा हूँ उसके जगह मेरे को यहाँ पे ऐसे ये लिखना पड़ता, फिर इस जगह पे मेरे को वापस से ये एक पार्ट लिखना पड़ता, फिर इस जगह पे मेरे को यहाँ पे ये पार्ट लिखना पड़ता। तो देखो मेरा कितना लाइन ऑफ कोड एक्स्ट्रा बढ़ता, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, टोटल 9 लाइन ऑफ कोड होता है ना एक्स्ट्रा। और मान लो ये और 50 बार होता, ठीक है, और मेरे को बहुत जगह होता, तो कितना बार हो जाता। चलो मैं और x को 2 बार कॉपी कर देता हूँ, तो कितना हो गया ये 3 3 6 3 9, फिर आपका 3 12 और फिर 3 15 टाइम्स ये लिखा मैंने, ठीक है।
और अभी मैंने क्या किया, अगर मैं इसे वापस से कंट्रोल Z कर देता हूँ पूरी तरह से, तो देखो मेरे को बस अब कुछ नहीं करना पड़ रहा है। मैंने उस 3 लाइन ऑफ कोड को इस ब्लॉक में डाल लिया। अब मेरे को जितना बार भी ज़रूरत है बस उस ब्लॉक को बुला लो, मतलब मेरे को सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। एक बार लिख के इसे एक बॉक्स में बंद कर दिया, अब जब भी ज़रूरत है उस बॉक्स को बुला लो, है ना। तो यही है फंक्शन को लिखने का फ़ायदा कि रिपीटेडली मुझे नहीं करना होगा। मैंने कुछ ब्लॉक ऑफ कोड जो बहुत ज़रूरी है, जो बार बार यूज़ आते हैं, जो मेरा कुछ काम को बार बार करना पड़ता है, जिसमें कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, तो उसको मैं एक जगह एक बॉक्स में बंद कर दूंगा और उस बॉक्स का एक नाम दे दूंगा, जो कि जैसे यहाँ माई फंक्शन दिया है। और जब भी ज़रूरत हो उस बॉक्स को बुलाते रहो और बार बार यूज़ करते रहो। अब क्योंकि मैंने इसे किसी ब्लॉक में बंद किया है जिसका नाम माई फंक्शन दिया है, तो अब ये बॉक्स का भी तरह तरह का फीचर हो सकता है। कभी कभी ये बॉक्स मुझे कुछ रिटर्न करेगा वैल्यू, कभी नहीं करेगा। फिलहाल देखो ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ये बस कुछ प्रिंट कर रहा है, कुछ ऐड कर रहा है और अपने में ही है, कुछ वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है, तो मैंने वॉइड लिख दिया। अगर कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उस वैल्यू का रिटर्न टाइप लिखूँगा। उसी तरह से ये जो बॉक्स है मेरा, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, इसमें मेरा यहाँ कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा है, मतलब ये फंक्शन कुछ वैल्यू ले भी नहीं रहा है, तो इस वजह से खाली है। अगर ये कुछ वैल्यू लेगा, उसमें कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, तो मैं यहाँ पैरामीटर डालूंगा। तो समझ लो फंक्शन किस तरीका का है। फंक्शन तुम्हारा एक ब्लॉक है ना। इससे अगर हम लोग इधर से समझे तो फंक्शन तुम्हारा एक ब्लॉक जैसा है ना। इस ब्लॉक में चाहो तो तुम कुछ इनपुट भी दे सकते हो और ये आपको कुछ आउटपुट भी देगा। और अगर ये आपको कुछ इनपुट देगा, इसके इनपुट को आप पैरामीटर्स बोलोगे। जो इनपुट आप देते हो उसको क्या बोलोगे, आप उसको पैरामीटर्स बोलोगे। और ये जो आउटपुट वो देता है, उस आउटपुट को आप क्या बोलोगे, तो आउटपुट को आप रिटर्न बोलोगे। उसका रिटर्न वैल्यू है रिटर्न टाइप, है ना। और ये आपका फंक्शन में लॉजिक लिखा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन को आप इनपुट दो ही, यानी आप पैरामीटर्स दो ही, और ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन आपका कुछ रिटर्न करे ही। बट जनरली आपका फंक्शन बिना इनपुट और बिना रिटर्न टाइप के भी हो सकता है, या फिर सिर्फ इनपुट विदाउट एनी रिटर्न टाइप, या फिर सिर्फ रिटर्न टाइप विदाउट एनी इनपुट, या फिर हो सकता है रिटर्न टाइप भी हो और इनपुट भी हो। ठीक है, यही है। और फंक्शन का आई थिंक आप टाइप्स भी समझ गए होंगे, और आप आई थिंक ये भी समझे हो कि फंक्शन को क्यों बनाते हैं, हमारा कोड को आसान करने के लिए। और अभी आगे और भी यूजेस देखेंगे। फिलहाल मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया। ये वाला जो फंक्शन मैंने बनाया वो क्या है, नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर्स का ये कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। इसको मैंने 2 बार कॉल किया है। फंक्शन को कॉल कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट लगा के। ऑब्जेक्ट डॉट को अभी नहीं समझना है, बस इतना समझो। चलो इसको अब रन करते हैं फिर से। इसके बाद हम लोग दूसरा टाइप का फंक्शंस को देखें। ठीक है, देखो है ना, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड मेरा चल रहा है और मैं इसे बार बार बुला पा रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन की मदद से। तो चलो ये वाला मेरा पहला टाइप का फंक्शन यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। अभी हम लोग जाएंगे दूसरा टाइप ऑफ हमारे फंक्शन में। इसी को मैं बार बार मॉडिफाई करता रहूँगा। इस बार मैं बनाऊँगा फंक्शन रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर वाला। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो कुछ वैल्यू रिटर्न करे पर इसका कोई पैरामीटर ना हो। अब ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वैल्यू रिटर्न किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न कर सकता है ना। तो जावा में अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ा है उसमें से ये इंटीजर भी रिटर्न कर सकता है, स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है। तो मैं चलो अभी के लिए एक इंटीजर रिटर्न कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न का टाइप इंट लिख दिया। अब इस फंक्शन के लास्ट में मैं कुछ रिटर्न करूँगा। तो मैंने रिटर्न किया कोई इंटीजर, तो मैंने इंटीजर के नाम पे चलो 10 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो देखो अब ये मेरा फंक्शन बदल गया है। ये रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर्स है। तो क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न टाइप है तो मैंने रिटर्न का टाइप यहाँ लिखा वॉइड की जगह, और इस फंक्शन को लास्ट में फिर कुछ रिटर्न भी करवाया। और इस तरह के फंक्शन को कॉल करने का थोड़ा तरीका भी बदल जाएगा। ये जो रिटर्न कर रहा है उसको आपको किसी चीज़ में रखना होगा। तो समझ लो मैंने इंट ए के अंदर इसके रिटर्न टाइप को रख लिया। ठीक है, जो इसने रिटर्न किया। अब चलो उस रिटर्न टाइप को यहाँ प्रिंट भी करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ए को प्रिंट भी करवा दूँगा। चलो सेव करते हैं, अब इसको चलाते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक ln लगा देता हूँ तो आपको थोड़ा और आसान हो जाएगा, देखने में थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो किस तरह से मेरा ब्लॉक ऑफ कोड चला।
तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो सब ब्लॉक ऑफ कोड चला। फिर यहाँ पे ft.myFunction से मैंने फंक्शन को कॉल किया, पर इस बार फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा था तो उसको a नाम के वेरिएबल में रखा, और वो वेरिएबल का टाइप भी वैसा ही दिया जैसा ये रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे भी मैंने इंटीजर में रखा, और फिर उस वैल्यू को भी प्रिंट कराया। तो कैसे कोड का मतलब ब्लॉक चला, तो सबसे पहले ये सब चला, फिर मेरे फंक्शन को कॉल किया, तो लाइन मेरा कंट्रोल लाइन नंबर 11 से उठ के इस फंक्शन में गया। फिर देखो इसीलिए हेलो 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 प्रिंट करके ये फंक्शन के अंदर वाला काम किया, लाइन नंबर 23 को प्रिंट किया, आई एम इनसाइड फंक्शन। फिर ये दोनों को एडिशन परफॉर्म करके लाइन नंबर 25 को प्रिंट किया, 30। उसके बाद इसने 10 को रिटर्न किया, तो वापस से कंट्रोल 11 के पास आया ये ए पे, फिर इसने 14 को प्रिंट किया। तो इस तरह से मेरा ब्लॉक ऑफ कोड चला भी है ना। पहले ये सब चला, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर कंट्रोल गया, फंक्शन में जो भी काम था वो सब हुआ, फिर रिटर्न लिखते ही फंक्शन हॉल्ट हो जाता है। जैसे हम लोग रिटर्न करते हैं फंक्शन के नीचे का चीज़ नहीं चलता है, ये भी मैं अभी दिखाऊंगा। फिर ये जा गया आपके 11 में ए में वैल्यू आया, फिर मैंने उसे प्रिंट किया। ठीक है, चलो मैं जो बोल रहा था अब मैं यहाँ चलो एक और system.out.print लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई हैव रिटर्न। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखना, ये आई हैव रिटर्न प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जैसे ही फंक्शन में हम लोग रिटर्न लिखते हैं उसके बाद फंक्शन रिटर्न कर जाता है, उसके बाद का ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलता। ये देखो system.out. println यहाँ पे क्या एरर दिया? अनरीचेबल स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे पहले ही एरर ही दे दिया कंपाइल के वक्त ही। क्यों? क्योंकि ये अनरीचेबल स्टेटमेंट है। क्यों अनरीचेबल स्टेटमेंट है? क्योंकि रिटर्न करने के बाद फंक्शन के नीचे आप कुछ भी लिखो वो चलता ही नहीं है, तो इस स्टेटमेंट में पहुंच ही नहीं पाएगा, तो यहाँ स्टेटमेंट डालना ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना रिटर्न के नीचे आपको कुछ नहीं करना है, रिटर्न तभी लिखना है जब उसके बाद नीचे में फंक्शन में कुछ नहीं लिखना। तो ये मेरा सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन था, रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर्स। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ रिटर्न टाइप बदल दो। मैं यहाँ पे चलो एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ स्ट्रिंग रिटर्न करवाओगे तो यहाँ से भी आपको रिटर्न भी एक स्ट्रिंग करना होगा। यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न्ड, या फिर क्या लिख देता हूँ, अभिषेक ही रिटर्न कराता हूँ ना। और यहाँ पे फिर वो इंटीजर में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, रिटर्न हो के भी रहेगा कहाँ पे? एक स्ट्रिंग में ही रहेगा। चलो अब मैं इसे चलाता हूँ। देखो हेलो 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 हेलो, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन का काम हुआ, रिटर्न किया, फिर रिटर्न को प्रिंट किया, तो यहाँ अभिषेक प्रिंट हुआ। ठीक है, तो सेकंड वाला भी आप समझ गए होंगे, रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। अब हम लोग अपना थर्ड टाइप का फंक्शन सीखते हैं, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। ठीक है, मतलब अब ऐसा फंक्शन हम लोग बनाएंगे, उस टाइप का फंक्शन जिसमें हम लोग कुछ इनपुट देंगे। ठीक है, और वो कुछ रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो चलो मैं ऐसा फंक्शन बनाता हूँ। देखो फंक्शन जैसा जैसा हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन बना रहे हैं उसमें उसका कॉल करने का तरीका भी बदल रहा है कि नहीं। तो थर्ड टाइप जो है जिसमें आप रिटर्न टाइप दोगे और पैरामीटर दोगे। ठीक है, तो चलो उसमें हम लोग इनपुट देते हैं इस फंक्शन में। तो क्या मानते हैं, मेरे पास समझ लो इस फंक्शन में मैं 2 नंबर पास करूँगा, तो मैं पास कर देता हूँ int a, int b। ठीक है, मैंने 2 वैल्यूज़ पास की, और हमेशा जावा में डेटा टाइप बताना पड़ता है, तो डेटा टाइप बताया कि इंटीजर a पास किया और इंटीजर b पास किया। ठीक है, अब यहाँ वाला हटा दो, चलो हटाओ। अभी क्या हुआ, इस फंक्शन में मैंने इंटीजर a और इंटीजर b पास किया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, a और b को ऐड कर रहा हूँ, और ऐड करके चलो इसको असाइन कर देता हूँ एक तीसरे वेरिएबल में, इंटीजर c में। अब मैं क्या करवा देता हूँ, ये c को ही रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या बना देता हूँ, int। ठीक है, तो देखो मेरा फंक्शन क्या है, रिटर्न टाइप भी है और पैरामीटर्स भी है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है फंक्शन का, इंटीजर, और इसमें पैरामीटर्स है। कितने पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है। कॉमा सेपरेटर हमेशा पैरामीटर को देते हैं। पैरामीटर को देने लिखने का क्या तरीका है, पैरामीटर का डेटा टाइप दो, फिर पैरामीटर का नेम दो, फिर कॉमा दो, फिर पैरामीटर का डेटा टाइप दो, फिर पैरामीटर का नेम दो। ऐसे करके आप जितना चाहो उतना पैरामीटर दे दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप सेम पैरामीटर दो। अब चाहो तो एक पैरामीटर इंटीजर a दो, दूसरा स्ट्रिंग b दो। ठीक है, फिलहाल मैं दोनों इंटीजर a का दिखा और b का दिखा रहा हूँ। तो इंटीजर a इंटीजर b दोनों में मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया और उसे रिटर्न कर दिया। पर अब इस फंक्शन को आपका कॉल करने का तरीका भी बदल जाएगा। क्यों तरीका बदल जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन भी दूसरे तरीका का है। देखो ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है c, तो उसको लेने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग a इक्वल्स टू
ft.my फंक्शन किया, ताकि ये फंक्शन जो भी रिटर्न करे, मेरा ये वाला जो फंक्शन है ये जो भी रिटर्न करे वो a में आके रह जाए। लेकिन ये फंक्शन आपसे कुछ इनपुट भी तो मांग रहा है, तो कॉल करते समय वो इनपुट दो, कितना दो, तो मैंने यहाँ 10,20 दे दिया। ठीक है, सेव करो। चलो अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये देखो, यहाँ पे देखो वही गलती हम लोगों को मिला। यहाँ पे देखो को हमेशा एरर पढ़ के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या बोला, इनकम्पैटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेरा ये जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ से एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और मैं उसे क्या चीज़ में ले रहा था, लास्ट एग्जाम्पल वाला स्ट्रिंग ही यहाँ रह गया था। तो इसको बदल के मेरे को क्या लिखना होगा, एक इंटीजर लिखना होगा। ठीक है, तो कंपाइलर आपको एरर ऐसे दे देता है कोड को कंपाइल करते वक्त। तो चलो अभी से चलाओ, देखो मेरा पहले ये सब लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया गया। क्योंकि ये पैरामीटर्स वाला फंक्शन था तो मैंने पैरामीटर को कॉमा सेपरेट करके पास किया। पैरामीटर का डेटा टाइप वही डाला जो यहाँ पे मेरे फंक्शन ने मांग रखा है। तो 2 इंटीजर मांग रखा है तो मैंने 2 इंटीजर पास कर दिया, जो कि 10 और 20। तो ये 10 वैल्यू ए के पास कॉपी हो गया, 20 वैल्यू बी के पास कॉपी हो गया। तो 10 और 20 ए और बी में पास हो गया। ये जो सिस्टम डॉट प्रिंट लिखा था वो प्रिंट कर दिया, सी में ए और बी को ऐड कर दिया, फिर सी को रिटर्न कर दिया फंक्शन में। जैसे इसने रिटर्न किया फिर से कंट्रोल यहाँ पे गया और ये जो रिटर्न कर रहा है वो ए में आके छप गया, फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो वैसा ही कुछ आउटपुट मिल गया। ठीक है, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग अपना चौथा टाइप देखते हैं। चौथा टाइप क्या है, पैरामीटर तो है पर कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो चलो मेरा कोई रिटर्न टाइप नहीं है फंक्शन का, चलो यहाँ बदल देता हूँ फंक्शन का नो रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स। तो मैंने रिटर्न टाइप में नो की जगह वॉइड लिख दिया है। अब फंक्शन में पैरामीटर्स है ए और बी, क्योंकि यहाँ रिटर्न टाइप नहीं है तो ये रिटर्न सी वाला स्टेटमेंट गायब हो जाएगा। ये फंक्शन क्या करेगा, 2 पैरामीटर लेगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो चलो मैंने पैरामीटर सी को प्रिंट कर दिया। और इस फंक्शन में क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसको लेने के लिए यहाँ क्यों कुछ रहेगा, डायरेक्ट कॉल करो ऐसे, ये दिया। ठीक है, तो मैंने, चलो अब इसे हम लोग कंपाइल करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ए को पुराना कोड का रह गया, इसे हटाते हैं। चलो अब इसे हम लोग कंपाइल करते हैं। देखो है ना, 30 प्रिंट हो गया। तो हमने 4 तरह के फंक्शन जान लिए, नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर, रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर, पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप बोथ, और पैरामीटर बट नो रिटर्न टाइप। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप प्लीज़ हड़बड़ी में या थोड़ा स्लो अगर प्लेलिस्ट जाए तो आप मतलब हिम्मत मत हारना, मेरे को बस अपना कमिटेड टाइम दो, आप जावा बहुत अच्छे से सीख जाओगे। चाहे आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपका अभी जावा इंट्रोड्यूस ही हुआ है, या फिर आप इंटरव्यूज़ में बैठना चाहते हो, आपका इस तरह का लॉजिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे चीज़ ही जाके आगे आपका मेन बेस बनाते हैं। फिर जब आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हो और थोड़ा सा लॉजिकल जो हम लोग अभी करेंगे भी बहुत सारे कोड हैकर रैंक से, उसके बाद आप एक्चुअल में प्रिपेयर हो जाओगे इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि आप जब कंपनी के अंदर जाते हो, जैसा हम भी कंपनीज़ में काम करते हैं, तो आपका एक जो लॉजिक बना है वही काम आता है। ठीक है, आपको कोई एकदम बहुत बड़ा खतरनाक कोड नहीं लिखना होता। जो आपका लॉजिक बिल्ड हो जाता है उसके बाद आप किसी भी बड़े से बड़े कोड को भी ईजिली समझ लोगे अगर आपका बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, तो ये वीडियो सब देख सकते हैं। हम लोग का लेक्चर नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब तक के लिए थैंक यू। बस इतना ही चाहूँगा यार, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।